हाँ जी बच्चों, अब हमारे को नेक्स्ट सेक्शन करना है सेक्शन 80 CCE। 80 CCE क्या कहता है? तीनों का कॉम्बिनेशन। कौन से सेक्शन का? 80C, ट्रिपल सी और CCD1। ठीक है जी। इन तीनों का जो अमाउंट है, जो इनके अंदर 1,50,000 ईच लिखा हुआ है, 80 CCE उसके अंदर कहता है कि सर ये अमाउंट जो है ये 1.5 लाख मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ये 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। साथ में एक और चीज बोलता है कि यहाँ पे जो 80 CCD1B के अंदर ₹50,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट लिखा हुआ था, 80 CCD1B का जो एक्स्ट्रा अमाउंट 50,000 का हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, वो इस 1.5 लाख रुपए की लिमिट के अंदर नहीं आता। मतलब उसको हमने बाहर रखा हुआ है। तो 80C, CCC और CCD1 का मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है? 1,50,000। मतलब इससे ज्यादा नहीं जा सकता, रिस्ट्रिक्ट करता है ये। और 80 CCD1B एक्स्ट्रा हमें मिलेगा सर 50,000 रुपीज, अप टू ₹50,000। ठीक है जी, जो कि इस 1.5 लाख की लिमिट से बाहर है। अच्छा जी, अब यहां पे ये चीज आप समझ सकते हैं कि 80C के अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन, 80 ट्रिपल सी के अंदर 1.5 लाख की डिडक्शन, और 80 CCD1 के अंदर 10% ऑफ सैलरी मिला करके 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकती। और एडिशनल डिडक्शन अगर मिली हुई है 80 CCD1B की 50,000 तक की, उसके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स हम ये कहते हैं कि ये 50,000 रुपीज मिल सकता है। और 80 CCD2 के अंदर हमारे पास में जो 10% ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो ऊपर ऐड हो चुकी है ग्रॉस सैलरी के अंदर, वो भी हमारा 10% ऑफ सैलरी इस चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि वो भी मिल सकता है। अब ऐसा ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, जिसके अंदर कि हमने एडजस्टमेंट करना सीख लिया था। यही क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स कितनी थी सर? 1920 के अंदर 5 लाख थी, और उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया, कंट्रीब्यूशन किया पीपीएफ के अंदर 1,50,000 से कम है, 80C की डिडक्शन मिल जाएगी। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी की है अभी हमारे पास में 45,000 किया है, तो ये भी 80C के अंदर आता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 1,50,000 तक। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन किया है, ये भी 80C के अंदर आता है। और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनुअल पेंशन फंड LIC के साथ हमने किया है, ये हमारे पास में आता है। और अब यहाँ पे क्या नाम है, जो अमाउंट दिए हुए हैं 1, 2 और 3, तीनों को मिलाकर के 1,80,000 तक जा रहा है। लेकिन 80C हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है कितने के लिए? 1.5 लाख रुपए के लिए। 1,50,000 से ज्यादा हम नहीं जा सकते। ठीक है जी। अब 80 ट्रिपल सी के अंदर, 80 ट्रिपल सी के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है कितना? LIC के अंदर जो पेंशन पॉलिसी उन्होंने खरीदी थी उसमें था 1,05,000। तो अब मैं 1,05,000 को भी इलिजिबल कर देता हूं, इलिजिबल कर देता हूं। ठीक है, अब आप देखिएगा ये अमाउंट, अब ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। 1,50,000 दिया हुआ था 80C के अंदर, और 80 ट्रिपल सी के अंदर 1,05,000 अलग से हो गया, तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। अब सेक्शन 80 CCE पिक्चर में आ जाता है, जो कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है इन दोनों अमाउंट को कितने तक? 1.5 लाख रुपए तक। यानी कि अगर ऊपर ही हमारी एग्जम्पशन की लिमिट लैप्स हो चुकी है 80C के अंदर, तो आगे के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आगे जाकर के हमें सेक्शन मिलेगा 80 CCE, जो कि तीनों सेक्शंस को मिला करके रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं, 80 CCD1B का जो डिडक्शन है 50,000, वो इस रूल से बाहर है, यानी कि वो एक्स्ट्रा मिल सकता है। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारे पास में 80 CCG। 80 CCG हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है सर।
इसके बाद 80D है, 80D है, इसका काम खत्म हो चुका है। इसको एक कांटा लगा दो सर, इसको एक कांटा लगा दो, इसका काम खत्म हो चुका है। एटीडी क्या कहता है सर? एटीडी हमें डिडक्शन है, हमारी डिडक्शन है किससे रिलेटेड? इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब पहले हम क्या कर रहे थे? LIC प्रीमियम करवा रहे थे, ठीक है जी, पेंशन प्लान्स ले रहे थे, हमने लिया एम्प्लॉयर के साथ और LIC के साथ, दोनों के साथ। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे सर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं। यानी कि इस क्वेश्चन, इस डिडक्शन के अंदर कहा गया है कि अगर कोई पर्सन है और वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी करवाता है, तो सब्जेक्ट टू कंडीशन के वो ये अमाउंट कैश में पे करे, डिडक्शन क्लेम कर सकता है 80D के अंदर। 80D के अंदर डिडक्शन कब मिलेगी? जब वो कैश में ना पे करे, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, कैश में पे करे, अदर देन कैश, यानी कि कैश में पे नहीं करेगा, कैश में नहीं पे करेगा तभी 80D की डिडक्शन उसको मिलेगी। लेकिन ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए है। अगर वो इंसान प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाता है अप टू 5,000 रुपीज, इसकी लिमिट कितनी है? 5,000 रुपीज, तो वो इसको कैश में पे कर सकता है। यानी कि दो चीजें हो गई ना हमारे पास में, दो चीजें क्या हो गई? एक तो सर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम और एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब आप समझते होंगे कि अभी बीमार हुआ नहीं है वो, लेकिन प्रिकॉशंस के लिए वो हेल्थ चेकअप्स करा रहा है। तो हम कहते हैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना है सर अदर देन कैश, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जिसकी की लिमिट 5,000 है, 5,000 से ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाओगे तो आपके पास में ये अलाउड नहीं होंगे। और ये चाहे कैश में हो चाहे चेक में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए पे किए जा सकते हैं और कौन पे कर सकता है? सबसे पहले तो ये पे कर सकता है सर कोई भी इंडिविजुअल या HUF। इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल पर्सन कौन है? इंडिविजुअल या HUF। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है एनी मोड अदर देन कैश, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कैश अलाउड है, यानी कि उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम कहते हैं अब ये हमारे को डिडक्शन जो मिलेगी ये मैक्सिमम कितनी मिलेगी और किस किस पर्सन के नाम पे मिलेगी, किस किस पर्सन के नाम पे मिलेगी? सबसे पहला मैं उठाता हूं सर किसको? अपने इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल किसके लिए ये प्रीमियम पे कर सकता है सर? अपनी फैमिली के लिए। फैमिली का मतलब क्या होता है सर? हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ठीक है। अपने पेरेंट्स के लिए। सर पेरेंट्स क्या फैमिली का पार्ट नहीं होते? सर इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, पेरेंट्स की फैमिली का पार्ट मैं हूं, पेरेंट्स की फैमिली का पार्ट मैं हूं। अगर आपने चिल्ड्रन को ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, ऑलरेडी एक चीज को, चिल्ड्रन को हम लोगों ने कवर कर लिया है किसी भी डेफिनेशन के अंदर, और हम साथ में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करने लग जाएं तो डबल बेनिफिट मिल जाएगा। डबल बेनिफिट कैसे मिल जाएगा सोच करके देखिएगा। अगर मेरे पापा ने मेरे लिए कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब वो मेरे लिए भी है, अब वो पॉलिसी मेरे लिए भी है तो मैं भी यहाँ पे क्या नाम है क्लेम कर लूंगा, तो ये डबल बेनिफिट ना मिले। हमने क्या बोला? हमने बोला फैमिली। फैमिली का मतलब क्या? मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, जबकि पेरेंट्स अलग से। पेरेंट्स अलग से। एक और कारण है पेरेंट्स को अलग लेने का, एक और कारण है कि इसकी जो लिमिट है वो अलग है, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर ज्यादातर दिखाई देते हैं सर हमारे पास में सीनियर सिटीजन, लेकिन जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स के अंदर सीनियर सिटीजन हो ही हो। अब आप कमाते हैं सर, आपने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, आपके फादर की उम्र 58 ईयर्स है, जरूरी नहीं है फादर का मतलब सीनियर सिटीजन होगा ही होगा। मतलब कई बच्चे अपने दिमाग में ये बात लेकर के चलते हैं कि फादर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया तो उसकी लिमिट वो सीनियर सिटीजन वाली लगा देते हैं। नहीं सर नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सीनियर सिटीजन जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल नॉट गिवन इन क्वेश्चन। वहां पे लिखा हुआ होगा कि सर फादर के लिए मैंने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो फादर जो है वो सीनियर सिटीजन है या नहीं।
अच्छा, सीनियर सिटीजन ऐसा नहीं है सिर्फ फादर के जैसे ही हो सकते हैं, फादर ही हो सकते हैं सिर्फ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन में स्पाउस भी आ सकते हैं, मैं खुद भी आ सकता हूँ। हो सकता है मेरी उम्र जो है वो 70 ईयर्स है, मैंने मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत रखना कि सीनियर सिटीजन वर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू फादर और मदर्स, वहां पे नहीं भी हो सकता और अपने लिए हो भी सकता है। तो जब तक ना लिखा हुआ हो तब तक उसको सीनियर सिटीजन नहीं मानना। ओके सर, तो ये किस किस के लिए, ये बेनिफिट किस किस के लिए? एक तो फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसी भी मेंबर के लिए है, किसी भी मेंबर के, ठीक है जी, कोई भी मेंबर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। ओके सर, अब मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है अगर फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में मेंबर के लिए, अलाउड है सर, आता है इस सेक्शन के अंदर। अगर कंट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी हेल्थ स्कीम में, हाँ शायद मैं ये बात बोलना भूल गया था कि यहाँ पे डिडक्शन किस चीज की क्लेम की जा सकती है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम की, या फिर इस पर्सन ने कोई कंट्रीब्यूशन किया हो अपना, यानी कि पैसे दिए हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे सीजीएचएस होता है, जैसे और कोई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम, तो उसके अंदर उसने क्या किया, अपना कोई कंट्रीब्यूशन किया, तो भी वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D के अंदर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D के अंदर एलिजिबल है। तो इस पर्सन ने क्या किया है, इस पर्सन ने किया है सर अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फैमिली, फॉर पेरेंट्स, मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे फैमिली के अंदर, और या फिर पेरेंट्स, अलाउड है सर। अगर इसने कंट्रीब्यूशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में, सीजीएचएस के अंदर, तो सर मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके सीजीएचएस का कार्ड बनता है, आपके सीजीएचएस का कार्ड बनता है, और आपने, अगर आपके फैमिली से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आपको बताते हैं उस कार्ड के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ होता है, आपका, आपके स्पाउस का और आपके बच्चों का, ठीक है जी। पेरेंट्स के लिए नहीं होता, पेरेंट्स के लिए नहीं होता। तो देखो यहाँ पे पेरेंट्स को डिसअलाउड कर रखा है, काटा मारा हुआ है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई भी मेंबर के लिए ये खुले नहीं है रास्ते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह नहीं, आपको इंडिविजुअल की तरह से बेनिफिट लेना होगा। डन। अच्छा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर आप कराते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, अपना करा सकते हैं, स्पाउस का करा सकते हैं, बच्चों का करा सकते हैं, पेरेंट्स का करा सकते हैं, किसी का भी करा सकते हैं, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ये बेनिफिट अलाउड नहीं है कि वो किसी भी मेंबर का कर दे। तो स्ट्रेट अवे मेरे दिमाग में जो बातें आती हैं सर, कि सर मैं कैटेगराइज करता हूं 2% में, 2% में कैटेगराइज करता हूं। नंबर 1 मैं बोलता हूं सर इंडिविजुअल, नंबर 2 मैं बोलता हूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक पर्सन जो है वो किसके लिए पे कर सकता है, वो पे कर सकता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, किसके लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए और फैमिली के लिए। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का करता जो है वो अपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकता है क्या? हाँ सर, कर सकता है। दूसरी चीज सर, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सीजीएचएस, सीजीएचएस के अंदर कंट्रीब्यूशन कौन कर सकता है? सीजीएचएस के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकता है सर हमारा पर्सन, अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, यानी कि फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है जी। और इसके अंदर पेमेंट पेरेंट्स अलाउड नहीं है, पेरेंट्स अलाउड नहीं है, क्योंकि सीजीएचएस की स्कीम सिर्फ फैमिली के लिए होती है, और फैमिली के अंदर कौन आता है सर? मैं, स्पाउस और बच्चे। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाए हैं, ठीक है सर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किसी का भी करवाया जा सकता है, फैमिली का भी और पेरेंट्स का भी, फैमिली का भी और पेरेंट्स का भी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर ये बेनिफिट अलाउड नहीं है, ठीक है सर। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत किसी में? अब सर क्या चीज पे की जा रही थी ये हमें पता लगी, किसके लिए पे की जा रही थी ये हमें पता लगी। पता करनी है अब लिमिट, पता करनी है अब लिमिट। लिमिट क्या है सर? सीधा सर लिमिट है सर, 2 लिमिट्स है हमारे पास में, 25,000 ईच, और सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 25,000 एक्स्ट्रा हो सकती है, ठीक है जी। ओ सॉरी, 50,000 रुपए तक जा सकती है। देखिए अब इस चीज को समझते हैं, ए, बी और सी के लिए हमारे पास में लिमिट कितनी है, मतलब इन तीनों की लिमिट हमारे पास में कितनी है सर? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए किसके लिए? फैमिली के लिए। पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपए, सीनियर सिटीजन नहीं है अभी पेरेंट्स, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 25,000 रुपए, ठीक है सर। एडिशनल डिडक्शन, ध्यान से देखना इसको, एडिशनल डिडक्शन ऑन ए व्हेन मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन ऑन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के लिए किया गया है, यानी कि मैं कौन हूं? सीनियर सिटीजन हूं, मैंने कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ली है अपने लिए,
तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 25,000 रुपए। अब मैंने एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, दो पॉलिसी ले रखी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। दो पॉलिसी ले रखी है, एक में मैंने कवर कर रखा है स्पाउस को जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, एक में मैंने कवर कर रखा है स्पाउस को जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, और बच्चे तो बिल्कुल भी सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके नाम पे मैंने एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। ठीक है सर, वहां पे उनकी पॉलिसी का प्रीमियम कितना सर 25,000 रुपए। और अगर मैं एज अ सीनियर सिटीजन अपने लिए एक सेपरेट पॉलिसी ले रहा हूं तो उसके लिए लिमिट कितनी 25,000 रुपए। टोटल कितना मिल जाएगा सर मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपए। दो पॉलिसी ले ली ना, दो पॉलिसी ले ली ना, 50,000 रुपए। ठीक है सर, पेरेंट्स के लिए सेम चीज जो मैंने बोली वही हो सकती है, क्योंकि पेरेंट्स ज्यादातर सीनियर सिटीजन होते हैं, ऐसा देखा जाता है। क्वेश्चन में बोला गया हो तभी आप इसको सीनियर सिटीजन मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ओके सर। ठीक सर, और यहाँ पे मेंबर ऑफ एचयूएफ, उसमें से किसी भी पर्सन ने, मतलब वहां पे अगर हमने दो पॉलिसी ले रखी है तो प्रीमियम का मैक्सिमम डिडक्शन कितना लिया जा सकता है सर 50,000 रुपए तक, यानी कि एडिशनल 25,000 रुपए, एडिशनल 25,000 रुपए मेरे पास में अलाउड है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन इफ गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, मैं इंडिविजुअल, मैं कौन इंडिविजुअल, मैंने एक पॉलिसी ली जिसमें खुद को कवर किया, वाइफ को कवर किया, बच्चों को कवर किया, उसका मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया सर 30,000 रुपए। डिडक्शन कितनी अवेलेबल है सर 25,000 रुपए। तो 30 नहीं मिलेगा 25 मिलेगा, 30 नहीं मिलेगा 25 मिलेगा। डन सर। मान लो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उस पॉलिसी के ऊपर, कितना 18,000 रुपए, तो 25,000 दे दोगे क्या? नहीं सर, अब तो 25,000 रुपए लिखा हुआ है, 18,000 रुपए ही मिलेगा। डन। अच्छा, मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा एक पॉलिसी में अपने पेरेंट्स के लिए भी ले लेता हूं जिसमें कि दोनों को कवर कर दिया, वहां पे मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, सर 40,000 रुपए। रिस्ट्रिक्टेड है कितना 25,000 रुपए तक, 25,000 रुपए तक सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल बात समझ में आई? एडिशनली 25,000 रुपए। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी 25, अपनी वाली पॉलिसी जिसके अंदर मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे कवर्ड है, और सीनियर सिटीजन अगर माता पिता है तो 25,000 रुपए की और मिल जाएगी। अच्छा सर, अब ये नंबर 2 पॉइंट को पढ़ना एक बारी, मैं आपको इसका कारण पूछने वाला हूं। लिखा गया मेडिक्लेम एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन इफ नो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड ऑन द हेल्थ, तो अलाउड है। बताओ जी सर, ये हमारे पास में क्या है? सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 80 से ऊपर। मैं कौन हूं, आप कौन हो सर? हम नॉर्मल है, अदर्स में आते हैं। कब तक सर? 60 साल तक। 60 के बाद में हम कहां पे आने लग जाएंगे सर? सीनियर सिटीजन में। कब तक? जब तक हम 80 पे नहीं पहुंच जाते। 80 के बाद कहां पे सर? सुपर सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन में हम आ जाएंगे। ठीक है सर, अब हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नंबर 2 के अंदर? नंबर 1 का पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, नंबर 2 के अंदर एक बात लिखा हुआ है, कहता है अगर मैंने मान लो अपने दादाजी के लिए जिनकी की उम्र 96 ईयर्स है, सबसे पहली मेरी बात 96 ईयर्स के पर्सन को कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी देगा क्या? नहीं देगा। वो कहेंगे नहीं जी बाबा जी जाओ, हमें तो पक्का पता है कि ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पक्का ही, आपकी पॉलिसी पक्का ही मैच्योर हो जाएगी। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ये नहीं होता कि भाई चलती जा रही है, एक साल कुछ नहीं हुआ तो वो लैप्स खत्म। तो कुछ भी हो सकता है 96 ईयर्स के पर्सन के साथ में, तो कोई नहीं देता सर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर, अब हमने मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बोली, मेडिकल प्रीमियम नहीं बोला, हमने क्या बोला? मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन इफ नो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड ऑन हिज हेल्थ। तो तीनों में ये अलाउड है, कबूल है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा जी, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? 50,000 लिखा हुआ है। अब मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, कहीं तुम सोचो 25 25 25 75, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और बार सुन लो मेरी बात। एक पॉलिसी अपने लिए ली, एक पॉलिसी अपने लिए ली जिसके अंदर मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे थे। दूसरी पॉलिसी मम्मी पापा के लिए ले ली, वो सीनियर सिटीजन थे। तीसरी पॉलिसी दादा दादी के लिए ले ली। सर पहले तो दे कैसे दोगे आप? नहीं लेगी।
पॉलिसी की बात नहीं हो रही। दादा दादी के लिए मैंने ले ली, क्या ले लिया सर? दादा दादी के लिए मैंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, सॉरी फिर से मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम कह रहा हूं, मैंने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया उनकी हेल्थ के ऊपर पूरे साल में। तो सर मेरे पास में बेनिफिट अवेलेबल था, लेकिन मैक्सिमम कितने तक? 50,000 तक। दो पॉलिसी के प्रीमियम में अगर मेरा 50,000 रुपए एग्जॉस्ट हो चुका है तो फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा सर, सर दादा दादी तो इसमें आएंगे ही नहीं। क्या क्या क्या? दादा और दादी तो इसमें आएंगे नहीं, वो पेरेंट्स में नहीं है, फैमिली में भी हाँ नहीं यार, आएंगे। ये भी बात सही है, वो पेरेंट्स के साथ में नहीं आते, वो पेरेंट्स में नहीं आते, बिल्कुल सही बात है। अच्छा मान लो मम्मी पापा ही हैं, मम्मी पापा ही हैं, वो वेरी सीनियर सिटीजन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दादा दादी तो इसके अंदर आएंगे नहीं, आपने अपने एग्जांपल के अंदर दादा दादी को गलत ले लिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, नीचे एक बात और लिखी हुई है, देखना जरा, नीचे एक बात और लिखी हुई है, मैक्सिमम डिडक्शन फॉर हेल्थ चेकअप। हाँ ये मैं बता चुका हूं, 5,000 तक इसकी लिमिट है। फैमिली का मतलब है जी मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे जो कि डिपेंडेंट है। पेरेंट्स का मतलब है फादर मदर, डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। और यहाँ पे देखो क्रॉस लगा हुआ है, ये हेलो 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 हेलो, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, क्या आपसे sir. बात करने का ये सर सही समय है? यहाँ Yes, देखो sir. फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है सर? क्रॉस लगा हुआ है। पेरेंट्स मीन्स, अच्छा एक बच्चा और चमत्कारी बाबा पता क्या कहता है? अच्छा सर तो फिर आप ऐसे लिख दो ना, पेरेंट मीन्स बायोलॉजिकल फादर मदर। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। स्टेप फादर, स्टेप क्या नाम है, मदर इसके अंदर अलाउड है, लेकिन फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है सर, नेक्स्ट। Yes, sir. अच्छा जी, हाँ एक बात और, एक बात और, ये वाली लाइन बहुत अच्छी है। देखो कभी कभी क्या होता है इंश्योरेंस स्कीम के अंदर ना, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ना, मैं एक लमसम अमाउंट पे कर देता हूँ प्रीमियम का। जैसे कि फॉर 5 इयर्स मैंने उनको ना लमसम अमाउंट पे कर दिया। हर साल का प्रीमियम था 20,000 रुपए, मैंने उनको लमसम अमाउंट, मैंने कहा यार कुछ कंसेशन दे दो, लमसम अमाउंट दूंगा, तो मैंने उनको 90,000 पे कर दिया। 5 साल का बनता था 1 लाख, उन्होंने कहा कि अच्छा 90,000 रुपए दे दो, 5 साल के लिए सिक्योर कर दो। तो सर प्रोपोर्शनेटली ले लेंगे हर साल, 90 को डिवाइड करेंगे 5 से, तब डिडक्शन मिलेगी। ठीक सर, प्रोपोर्शनेटली मिलेगा वहां पे। Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया हुआ है। वैसे तो मैं क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, अभी इतना गला फाड़ फाड़ के मैं अच्छी तरह से बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मिस्टर ए जिनकी की एज 40 साल है, उन्होंने मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 20,000 रुपए 18-19 के अंदर इंश्योर करने के लिए हेल्थ ऑफ हिमसेल्फ एंड स्पाउस। ठीक है जी, ही आल्सो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 47,000, अंडरलाइन द वर्ड 47,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर, जिनकी की एज सीनियर सिटीजन होने की वजह से 63 ईयर है, जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बोलो सर डिपेंडेंट नहीं है तो क्या हो गया सर? चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, मिलता है। He contributed 3,600 Yes, towards sir. CGHS during the year. He has incurred 3,000 in cash. हाँ सर 3,000 कर सकते हो, 7,000 करते तो 5,000 तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाते। फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है जी, अपने लिए अपने स्पाउस के लिए। फॉर हिमसेल्फ एंड स्पाउस के लिए कितना? 4,000। देखो हो गया ना 7,000। 7,000 रुपए रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कहां तक सर? 5,000 रुपए तक बाय चेक ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ हिज फादर। एक बार फिर से पढ़ता हूं इस लाइन को, शायद मैंने कुछ गलत पढ़ लिया। लिखा है he incurred ₹3,000 in cash on preventive health checkup of himself and spouse। अपने और बीवी के लिए उन्होंने 3,000 रुपए खर्च किए, और साथ ही पापा के हेल्थ चेकअप के लिए 4,000 रुपए अलग से उन्होंने क्या नाम है खर्च किए। ठीक है सर, अब कंप्यूट द डिडक्शन। पहले मेरे को एक बात बताओ, यहां पे चलो ऊपर, ये देखो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेरेंट्स अलाउड है क्या? बोलो। Allowed है सर। Yes, sir. Allowed है। ये तुम्हारे साथ में स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अरे मैंने गलत जगह लगा दिया। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड है क्या? हाँ Yes, सर sir. Allowed. अलाउड Yes, है, सीजीएचएस अलाउड नहीं। अच्छा, तो कितना टोटल खर्चा किया?
टोटल खर्चा कितना किया सर? 7,000 रुपए खर्चा किया, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता था सर? 5,000 रुपए हो सकता था। आंसर देखो, आंसर में कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। सो इसमें डिडक्शन 75,000 तक दिया हुआ, बट ऊपर लिखा मैक्सिमम कंबाइंड डिडक्शन ऑफ 1 and 2 इज 50,000। क्या सर? आंसर में डिडक्शन 75,000 दिया, बट ऊपर एटीडी के अंदर दिया हुआ 50,000। एक सेकेंड, आप क्या पूछ रहे हो? थर्ड मैक्सिमम पॉइंट लिखा डिडक्शन हुआ है 1 और 2 के लिए 50,000 है, 50,000 ही दिया जाएगा। नीचे आंसर में आपने 75,000 तक दिया हुआ डिडक्शन। मैं इसको ठीक करता हूं, एक मिनट। प्रीमियम पेड एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड स्पाउस के लिए, ठीक है सर। सीजीएचएस अपने लिए किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 3,000, और रिमेनिंग कितना रह गया? 1,400, ठीक है, और 25,000 तक आ गया। फादर जो कि सीनियर सिटीजन है, उनका 47,000 हमने पे कर दिया। ये यहां गलती हुई है, अमाउंट पेड 47,000, तो ये है 25,000, ठीक है। और हेल्थ चेकअप के लिए 4,000 था, 3,000 अलाउड था कैश में, और मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास में 25,000 था। बेटा इसको मैं ठीक करूंगा पूरे को, और इसको मैं ठीक करके फिर आपको लिखवा दूंगा। मैं इसका व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा आपको इसको ठीक करके, ठीक है। ओके सर। वैसे आपको डिडक्शन तो समझ में आ गई? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो बेटा, पूछो। सर। जैसे अगर पेरेंट्स का करा रहे हो तो अपने लिए 25 और पेरेंट्स के लिए 25, या फिर आप मतलब सिर्फ 25? नहीं, दोनों के लिए 25-25। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, उसके अंदर भी कुछ शायद ऐसा ही है, मैं इसको ठीक करके आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। अच्छा देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास डिडक्शन फॉर मेंटेनेंस मेडिक्लेम ट्रीटमेंट फॉर डिपेंडेंट डिसेबल। अब ये डिडक्शन क्या कह रही है और इसके आगे वाली क्या कहेगी? ये दोनों एक जैसी दिखती हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे जो पर्सन है ना वो डिसेबल है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक कहानी की तरीके से। हम ये कहते हैं एक पर्सन है, एक मिस्टर एक्स है, उनके ऊपर एक पर्सन डिसेबल है, वो डिपेंडेंट है। लेट्स से उनका कोई, उनके फादर डिपेंडेंट है उनके ऊपर, और वो डिसेबल भी है। उस डिसेबल पर्सन की ट्रीटमेंट के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है, कोई खर्चा किया जा रहा है। बात समझ में आई? डिडक्शन किस चीज के ऊपर है कि एक पर्सन है, उसके ऊपर डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन है, और उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। कितना खर्चा किया जा रहा है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले उस खर्चे के ऊपर डिडक्शन हमारे को मिलेगी। किस चीज के ऊपर खर्चा किया जा रहा है? उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, उसकी रिहेबिलिटेशन के ऊपर, कोई नर्सिंग का खर्चा है उसका, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई भी ट्रीटमेंट है। देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इंक्लूडिंग नर्सिंग, ठीक है जी। तो कोई भी खर्चा अगर उसके ऊपर किया जा रहा है तो उसके लिए डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। नंबर 1, एक तो खर्चा किया जा रहा है,
या फिर एक अप्रूव्ड स्कीम के अंदर उस डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन के लिए पैसा डाला जा रहा है। बात समझ में आई? एक मैंने क्या नाम है गुल्लक बना दी, उसके अंदर क्या पैसा डाला जा रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, देखो यहां पे लिखा हुआ है, एक तो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और दूसरा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके मेंटेनेंस के लिए। यानी कि वो पर्सन सोच रहा है कि अगर मैं ना रहूं तो ये डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन का क्या होगा, इसके फ्यूचर को सोच करके कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं एक स्कीम के अंदर। इसकी डिडक्शन हम ले सकते हैं, इसकी डिडक्शन क्लेम की जा सकती है अंडर सेक्शन 80D। डन। अब डिडक्शन कितनी क्लेम की जा सकती है? डिडक्शन कितनी क्लेम की जा सकती है सर? 75,000 या फिर 1,25,000 इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी। सर सबसे पहले तो डिसेबल पर्सन डिसेबल है, ये डिफाइन कौन करेगा? ये डिफाइन करेंगे सर मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ भी अमाउंट डाल दिया और हो गया, नहीं सर। ठीक है जी, अच्छा यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 75 और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो वहां पे 1,25,000 तक डिडक्शन की जा सकती है। देखो अब जो मेरी बात सुनो, मैंने बोला नहीं यहां पे, मैंने यहां पे अमाउंट दिए मैं 75,000 या 125 इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई? कि एक पर्सन है, उसके ऊपर डिसेबल डिपेंडेंट पर्सन के लिए उसने कुछ खर्चे किए 30,000, वो डिडक्शन कितने क्लेम कर सकता है? 75,000। बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल सही सुना है आपने। 30,000 उसने खर्चे किए हैं और वो 75,000 क्लेम कर सकता है। और अगर इससे इसकी डिसेबिलिटी ज्यादा है, सीवियर है, तो 1,25,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना था। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट यहां पे लिखा हुआ है। इंडिविजुअल के लिए कौन है? स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल। देखो यहां पे पेरेंट्स के अंदर फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं लिखा हुआ, पेरेंट्स मींस पापा और मम्मी, फादर एंड मदर। ब्रदर एंड सिस्टर्स को इंक्लूड किया गया है, नेफ्यूज को या नीस को इंक्लूड नहीं किया गया, ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा सर, इन केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एनी फैमिली मेंबर। ठीक है, अब एक बात सुनो मेरी कि हम ये कहते हैं कि मान लो किसी ईयर में कुछ ऐसा होता है कि जो कंट्रीब्यूशन करने वाला पर्सन है, मैंने बोला ना दो तरीके से डिडक्शन मिल सकती है, एक तो या तो वो खर्च कर दे या फिर वो क्या कर दे, कंट्रीब्यूट करता रहे एक स्पेसिफिक स्कीम के अंदर। अगर उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, किससे पहले एक्सपायर हो जाता है? सॉरी, हमारे पास में हमने क्या कहा, डिसेबल पर्सन जो है वो एक्सपायर हो जाता है, डिसेबल पर्सन एक्सपायर हो जाता है, कंट्रीब्यूशन करने वाला नहीं, डिसेबल पर्सन एक्सपायर हो जाता है। तो सोच करके देखो, वो जो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट था वो वेस्ट हो गया ना। बनाया क्यों गया था वो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट क्यों बनाया गया था? गुल्लक में पैसा क्यों डाल रहे थे? वो ये सोच रहा था पर्सन जो डिडक्शन क्लेम कर रहा है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरे बाद ये पैसा किसके काम आएगा? डिसेबल पर्सन के काम आएगा। लेकिन वो डिसेबल पर्सन एक्सपायर हो गया। अब क्या ये गुल्लक वेस्ट नहीं हो गई? तो रूल्स कहते हैं कि सर ये जो गुल्लक के अंदर पैसा था, स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर पैसा था, ये क्या हो जाएगा? ये वेस्ट मान लिया जाएगा और इनकम मान लिया जाएगा, क्योंकि वो इनकम के पार्ट से ही डिडक्शन ले लेकर के उसके अंदर डोनेशन डाल रहा था ना। तो जितना भी अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड, जितना भी था, दैट शैल ट्रीटेड एज इनकम इन द ईयर इन विच डिसेबल डिपेंडेंट आई। ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में वो अमाउंट ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट मान लिया जाएगा। नंबर 1, क्या पूरा का पूरा अमाउंट नहीं, यहां पे भी बोला हुआ है कि क्रिमिनेशन के खर्चे जितने होते हैं उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे और रिमेनिंग अमाउंट को इनकम मान लिया जाएगा। किस पर्सन की? जो पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो डिडक्शन क्लेम कर रहा था। ठीक सर,
अब यहाँ पे स्फीयर डिसेबिलिटी को हमने डिफाइन किया है किसमें, हमने बोला सर अगर 80% से ऊपर की डिसेबिलिटी है तो उसको हम स्फीयर डिसेबिलिटी मानते हैं। देखो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ डिपेंडेंट डिसेबल डाइज बिफोर एसएससी, amount deposited is deemed to be treated as income in the previous year of receipt. Done. पूरे Sir, सेक्शन के अंदर किसी ने कुछ deduction- पूछना है क्या? जी जनाब पूछिए। सर अगर हमने 30,000 सपोज उस पे खर्च किया है और ईयर खत्म होने से पहले वो एक्सपायर हो जाता है डिसेबल पर्सन, तो हमने जो 75 का डिडक्शन लिया है वो वापस होगा या उतना ही नहीं, मिलेगा? डिडक्शन ले ही नहीं पाएंगे ना सर आप। आपने देखो वर्ड क्या यूज किए, आपने वर्ड यूज किए कि मैं, सॉरी पहले तो मैं वर्ड या फिर हम वर्ड तो बोलना ही नहीं है, एक पर्सन है इस डिडक्शन के साथ में, मैं खास ख्याल रखता हूं, हम या मैं वर्ड तो यूज ही नहीं करना सर, ठीक है, आप भी मत करो। तो क्या मैं कह रहा था, उस पर्सन ने क्या बोला, उस पर्सन ने अमाउंट कंट्रीब्यूट किए। अब डिडक्शन कब लेगा वो डिडक्शन कब लेगा, ईयर एंड पे लेगा, उससे पहले ही जो है वो डिसेबल डिपेंडेंट एक्सपायर हो गया है। तो सर इस चीज की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना डिपार्टमेंट को, बल्कि आज से पहले का भी जितना उसका कंट्रीब्यूशन था दैट शैल आल्सो ट्रीटेड एज इनकम, उसकी डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, तो वापस होने की क्या मतलब है, बात समझ में आई? ओके सर। हाँ जी, और कोई? सर हाँ जी सर। सर एक डिसेबल्ड पर्सन इंडिपेंडेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, आप उनको नहीं जानते क्या, मेरा नाम भूल गया मैं, अरे स्टीफन जिन्होंने हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस, हाँ स्टीफन हॉकिंस क्यों नहीं हो सकता इंडिपेंडेंट, क्या वो तो लाखों को कमा के खिला दे डिसेबल पर्सन। और आप एज्यूम करो कोई ऐसा लाला जी है जो कि डिसेबल है और उसने उसके नाम पे हाउस प्रॉपर्टीज है, तो वो तो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट बाय वे ऑफ फाइनेंस कहते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ मनी। हम यहाँ पे शोले के ठाकुर की बात नहीं कर रहे। और बोलो जी। चलूं आगे चलूं? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब इसके अंदर बोल सकते हैं हम, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर अगर खर्चा किया गया है किसके ऊपर, सर डिसेबल नहीं है ये, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिक्लेम ट्रीटमेंट। मेडिक्लेम क्यों आ जाता है बार बार मुंह में यार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है जी। सर ये सारे एक जैसे ही दिखते हैं? नहीं, एक काम करो, सारे एक जैसे दिख रहे हैं ना, एक लिस्ट बनाओ। सर ये स्कीम है पेंशन स्कीम LIC के साथ, सर ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सर ये है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, सर ये है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डिसेबल पर्सन, मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर डिसेबल पर्सन, और सर ये वाला है मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर नॉर्मल पर्सन हु इज डिपेंडेंट नॉट डिसेबल। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? जब मैं छोटा बच्चा था ना, जब मैं बड़ी शरारत करता था, जब मैं पहली बार टेक्स्ट पढ़ा था, तो मेरे को भी ऐसे ये सारे एक जैसे से लगते थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा, मैंने कहा नहीं देख इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि कोई LIC के साथ में पेंशन बना रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बना रहा है, और मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जा रहा है, या फिर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है किसके ऊपर, डिसेबल के ऊपर, और मेडिकल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है डिपेंडेंट लेकिन नॉट डिसेबल। तो ऐसे याद करने का अपने को, ठीक है? अच्छा, Yes, sir. ओके। हाँ, अरे ये तुम्हें एक बात बताऊं, एक जमाना था, और अगर ऐसा कुछ हाथ में लगे ना तुम्हारे, तो भगवान के लिए उसको ना उठा करके फेंक देना, वो बहुत घातक होती हैं ऐसी चीजें। मैंने हमारे टाइम पे ना, अब तो पता नहीं कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है ऐसा, मैं तो नहीं करता, इससे बढ़िया आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स को करते करते जैसे तुमने हनुमान चालीसा देखी होगी ना, उतना छोटा सा बना करके उसको, उसके अंदर सिर्फ सेक्शन के नाम थे, सेक्शन की लिस्ट ही होती है, प्रोविजंस बोलते हैं, छोटे छोटे कहीं कहीं लिखे हुए होते हैं, सारे नहीं लिखे हुए होते, उसका नाम दे दिया जाता था टैक्स चालीसा। वो टैक्स चालीसा तुम्हारे हाथ लगे ना, उसको दूर से ही राम राम कर देना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि जब हम
पढ़ने पे आते हैं ना तो ऐसे शॉर्ट नोट्स पे ही आ जाते हैं और ऐसे शॉर्ट नोट हमारे को उड़ा देते हैं, फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करने लग जाते हो। इसका मतलब ये है, तो ऐसी चीजों से दूर रहें। अच्छा ये देखो सर, शॉर्ट होना चाहिए लेकिन कंटेंट नहीं खराब होना चाहिए। अच्छा देखो सर, अब अगला क्या है, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया गया है अंडर सेक्शन, डिडक्शन मिल रही है अंडर सेक्शन 80 डीडीबी। ये पर्सन डिपेंडेंट तो है लेकिन डिसेबल नहीं है। ओके सर, तो कौन ले सकता है सबसे पहले ये डिडक्शन? ले सकता है इंडिविजुअल या एचयूएफ। किस काम के लिए ले सकता है? अपने लिए या अपने सॉरी देखिए, एक्सपेंडिचर किया गया है। अच्छा एक्सपेंडिचर किया गया, कौन सा एक्सपेंडिचर किया गया सर? सुनो सर, ये एक्सपेंडिचर किया गया है उस पर्सन के द्वारा अपने डिपेंडेंट पर्सन के लिए उस डिजीज के इलाज के लिए जो कि मेंशन थी अंडर रूल 11DD। अब आपको पता करने की जरूरत नहीं है कि सर ये 11DD के अंदर क्या आती हैं। बहुत सी बीमारियां आती हैं, अपने को जरूरत नहीं है पता करने के लिए। क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन ये बोलेगा उसने एक्सपेंडिचर किए हैं फॉर डिजीज मेंशन अंडर रूल 11DD, दैट्स इट। ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ होगा, वरना बीमारियों के नाम तो अपन कॉमर्स स्टूडेंट तो पढ़ भी नहीं सकते, पढ़े भी नहीं जाते ठीक से, तो याद क्या रहेंगे। अच्छा खैर, अच्छा जी, इलिजिबल पेमेंट्स क्या है सर? अगर ये केस है इंडिविजुअल का तो हिमसेल्फ या डिपेंडेंट के लिए एक्सपेंडिचर कर सकता है, खुद के लिए और अपने डिपेंडेंट के लिए। और अगर एचयूएफ का केस है तो कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ के लिए वो खर्चा किया जा सकता है। अच्छा सर, अब पिछली वाली डिडक्शन के अंदर क्या था? हमने कहा था एक्सपेंडिचर कुछ भी करो 75,000 या 1,25,000 की डिडक्शन ले लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल अमाउंट पेड और 40,000 विच एवर इज लेस, जो छोटा होगा। ठीक है जी। और सीनियर सिटीजन के केस में अमाउंट एक्चुअली पेड और 1 लाख रुपए विच एवर इज लेस। ठीक सर? Yes, sir. अच्छा अब एक बात समझ लो, पहले समझ लो फिर दिखाता हूं तुम्हारे को। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, एक इंसान मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा क्यों करता है? खर्चा क्यों करता है? मान लो एक मिस्टर एक्स है, वो अपने डिपेंडेंट पे कुछ खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अपनी जेब से पे कर रहे हैं। अगर सोचो उनके पास में कोई पॉलिसी नहीं होगी तभी तो ये कर रहे होंगे ना, तभी तो जेब से पे कर रहे होंगे, वरना क्या होता? खट से जाकर के अपना एक कार्ड दे देते कि ये देखो ये मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी है और ये मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, और जाके उनसे ही पैसे मांग लेना। अब यहाँ कोई बच्चा मुझसे कहेगा सर क्या आपको मालूम नहीं है कैशबैक और कैशलेस 2 होते हैं? हाँ सर ठीक है, ये बात सही है कि कैशबैक और कैशलेस सही होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमारे को अपनी पॉलिसी को क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे इस पर्सन ने क्या किया, इसके पास में, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस पर्सन के पास में एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी थी, इसने इसको अपनी जेब में रखा और किसी को नहीं बताया, और मेडिकल बिल्स पे किए और उस मेडिकल बिल्स के ऊपर क्या कर दिया? अपना डिडक्शन क्लेम कर दी। ठीक है सर, इसने धोखेबाजी की? नहीं, अभी तक नहीं की धोखेबाजी, अभी तक नहीं की। लेकिन इसने धोखेबाजी पता है कब की? साइमल्टेनियसली उसने वो पेपर्स उठा करके अपनी इंश्योरेंस कंपनी को लगा दिए कि देखो जी मैंने इतना खर्चा किया है, वहां पे मैंने पेमेंट किया है, आप मुझे अमाउंट जो है रिएम्बर्स करो। सोचो उसने 10 लाख रुपए खर्च किए थे, और उसने 10 लाख के 10 लाख, अच्छा 10 लाख के 10 लाख तो हो नहीं सकते, मान लो 10 लाख को छोड़ो क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 1 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन के केस में, सीनियर सिटीजन का केस ही ले लेता हूं। सोचो उसने मेडिकल एक्सपेंडिचर किए थे 90,000 और पूरे के पूरे उसने रिएम्बर्स करा लिए, यानी कि उसने एक्सपेंडिचर किए, हॉस्पिटल में बिल पे किया, घर पे आया, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी बोल दिया कि लाओ 90,000 रुपए मुझे दे दो, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कितने दिए? 90 नहीं दिए, 50 दिए। अब ये धोखा कितने का है? 50 का है या 90 का है? पहले मेरे को ये बताओ। 50 का है। 50 का है। तो सर
50,000 रुपए की जो डिडक्शन उसको एक साल में दी गई थी, अगर पता लग जाता है, पहले तुम कहोगे सर बताएगा ही कौन, अच्छा वो तो बात की बात है, कौन बताएगा, कभी करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है जी। तो क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जो पैसा आता है ना, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है सर, पता लग जाएगा गवर्नमेंट को, कोई ये सोचे कि नहीं पता लगेगा, पता लग जाएगा। तो सर वो जो 50,000 रुपए है ना, 50,000 रुपए वो उसकी इनकम मान लिया जाएगा, वो उसकी इनकम मान लिया जाएगा। देखो अब पढ़ो इस नोट को, नीचे जो लिखा हुआ है, इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस और रीएम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉयर और मेडिक्लेम ट्रीटमेंट, यानी कि मैंने तो सिर्फ मेडिक्लेम ट्रीटमेंट की बात की, गवर्नमेंट अगर वो अपने क्या नाम है एम्प्लॉयर से कुछ अमाउंट रीएम्बर्स करा लेता है तो उसकी भी बात हो रही है। रिसीव अमाउंट शेल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम डिडक्शन अलाउड अंडर दिस सेक्शन। मतलब यहाँ पे तो हम बोनाफाइडली क्या कह रहे हैं कि इंसान अच्छा होगा, इसने रीएम्बर्समेंट करा लिया है तो डिडक्शन का अमाउंट लेस करके वो उसको करना चाहिए, लेकिन अगर उसने पूरा का पूरा कर लिया तो नेक्स्ट ईयर उसके साथ में क्या होगा, वो जो अमाउंट उसने रीएम्बर्स कराया था दैट शेल बी ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? Yes, कोई शक sir. तो नहीं है किसी को? No, sir. ठीक है जी, आगे चलते हैं। So इसमें डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा? आवाज नहीं आई? डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा? सर आप क्या पूछ रहे हैं? इंडिविजुअल में जो एक्सपेंडिचर फॉर हिमसेल्फ और डिपेंडेंट लिखा है उसमें डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा? सर आपके डिपेंडेंट के अंदर आ जाते हैं, ये देखो एक सेकेंड, यही वाले, ये देखो, फॉर Okay, sir. इंडिविजुअल ये सब, और एचयूएफ मेंबर ऑफ इंडिविजुअल, मेंबर ऑफ एचयूएफ, ठीक है। Okay, sir. अच्छा मेरे को अनुज की आवाज क्लियर नहीं आई एक बार में, मुझे ये बताना मेरी आवाज तो क्लियर आती है ना आप लोगों को या Yes, नहीं sir. आती? Yes, sir. Yes, कोई sir. कोई दिक्कत तो नहीं है नेट के अंदर? No, sir. नहीं, sir. डन डन डन। अगला है सर, अगली डिडक्शन को समझ लेते हैं सर। ये डिडक्शन आपके पापा के लिए, ठीक है सर। आपके पापा ने आपको पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लिया, ठीक, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है उनको अंडर सेक्शन 80E। सबसे पहले आपके पापा ने, आपके पापा क्यों बोला, क्योंकि आप सब लोग क्या कर रहे हैं जी, सीए कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। सर अगर 10th में पढ़ रहे होते तो पापा ने एजुकेशन लोन ले लिया तो नहीं सर, ये हायर एजुकेशन नहीं सर, बीए। अच्छा एक क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा ये चीज वैसे तो, लेकिन मैं बता दूं, मैं जब कहता हूं कि हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया गया है, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया गया है, तो सर ये भी तो बताओ कि किस किसके लिए लिया गया है और कौन इसको ले सकता है, ये किसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले तो सर ये इंडिविजुअल के लिए एलिजिबल है डिडक्शन, सॉरी इंडिविजुअल इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा लोन कहां से लिया जाना चाहिए, बैंक से लिए जाना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, ठीक है जी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी हो सकती है, ठीक है जी। हमने लोन ले लिया किसी से भी, ऐसा नहीं चलेगा, इनसे ही लेना है, ओके सर। अब पर्पस ऑफ लोन क्या है, हायर एजुकेशन करवा रहे हैं। अच्छा किसकी हायर एजुकेशन करवा रहे हैं, खुद अपनी, स्पाउस की या बच्चों की, या फिर स्टूडेंट फॉर होम एसएससी इज अ लीगल गार्जियन, ठीक है, बात समझ में आई? Yes, ओके sir. अच्छा जी, तो अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, मतलब ऐसा नहीं सोचना पापा मम्मी के लिए भी ले सकते हैं, हायर एजुकेशन होनी चाहिए बस। मैं फ्रेंड के लिए ले सकता हूं क्या? No, sir. No, sir. सर ले लो, लेना है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा जी, अब हम क्या कहते हैं, अब हम क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन का मतलब क्या है, हायर एजुकेशन का मतलब है कोर्सेज आफ्टर 12th और इक्विवेलेंट, 12वीं के बाद के लिए गए, ठीक है जी, सारे के सारे कोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं। अच्छा सर ये पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, हाँ दोनों चलेगा, पार्ट टाइम भी चलेगा फुल टाइम भी चलेगा, ठीक सर। अब क्या ये लोन अगर हम रीपे ना करें तो हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता रहेगा डिडक्शन के वे में?
इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वहां डिडक्शन ले रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वहां डिडक्शन ले रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल चलता रहेगा, 8 साल से ज्यादा नहीं, 8 साल से ज्यादा नहीं। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, पीरियड ऑफ डिडक्शन, अपर कैप लगा दी अब की बार टाइम की। डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर 8 असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच एसएससी स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। स्टार्ट पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जिस साल से इंटरेस्ट ऑन लोन सच में पे करना, याद है ये सच में पे करने वाली बात पीजीबीपी के अंदर सेक्शन 43B में पढ़ी थी हमने, ठीक है सर। तो जिस साल आप एक्चुअली पे करेंगे उस साल से स्टार्ट होगा, 8 साल तक मिलेगा, 8 साल के बाद में नहीं, 8 साल के बाद में नहीं मिलेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों, 8 साल ही क्यों, ऐसा कौन सी एजुकेशन है सर 8 साल में आपकी डिग्री नहीं पूरी होकर के दे रही। तो उन्होंने 8 साल का टाइम दिया हुआ है कि 8 साल के अंदर जो लोन है वो क्या नाम है रीपे हो चुका होगा, क्योंकि बच्चा क्वालिफाई कर गया होगा, बच्चा या पर्सन जो भी है वो क्वालिफाई कर गया होगा और उसने कमाना शुरू कर दिया होगा। तो जब कमा रहा है तो अपना लोन रीपे कर भाई, ये रूल है इसके पीछे। ठीक सर, कोई दिक्कत तो नहीं है डिडक्शन के अंदर। आप देखो एक लड्डू सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लोन लिया गया है, देख लेते हैं सर। लोन ए लिया है, फॉर हुज एजुकेशन लोन वॉज टेकन। बी ने अपने लिए लिया है, एमबीए करने के लिए लिया है, ठीक है कोई बात नहीं। लोन का अमाउंट है 5 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल रीपेमेंट कितनी है, 1 लाख रुपए है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 20,000 रुपए। अलाउड है सर, अलाउड है, अपने लिए ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और एमबीए के लिए लिया है, 10th पास कर रहा होता तो नहीं होता। सन ऑफ बी, ठीक है सर, अपने बेटे के लिए लिया है, बीएससी करवा रहा है, हाँ 12th से ऊपर होती है। 2 लाख का लोन लिया है, 40,000 रुपए की रीपेमेंट की है, 10,000 रुपए इंटरेस्ट किया है, हाँ सर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। चलो सर आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, बोलता है डॉटर ऑफ बी, हाँ ले सकता है, बच्चों के लिए ले सकता है, लेकिन 10th लिखा है, नहीं सर अलाउड नहीं है, डिस अलाउड है। ये लोन भगा दो, आगे कुछ पढ़ना ही नहीं, ये लोन डिसअलाउड है सर, ये लोन डिसअलाउड है, ये नहीं लिया जा सकता। इसकी 18,000 रुपए की डिडक्शन नहीं ली जा सकती। अच्छा, लोन स्पाउस के लिए ले लिया उसने, 4th लोन स्पाउस के लिए ले लिया, बीए कर रही थी उसकी स्पाउस, ठीक है जी सर अलाउड है। 10 लाख का लिया, 2 लाख रुपए की रीपेमेंट है, और डिडक्शन कितने की ले सकता है सर, 40,000 रुपए की ले सकता है, 40,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन ले सकता है, ठीक है सर। 5वां लोन ले लिया उसने, 5वां लोन ले लिया अपने फ्रेंड के लिए, बस यही खत्म हो गई कहानी। चल भाई चल, हटाओ इसको, नॉट अलाउड। तो कौन कौन से, 20 और प्लस 10 और प्लस 40, 70,000 रुपए वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ये देखो, देन मैक्सिमम कितने सालों तक सर, 8 सालों तक, 8 साल तक। बस ये याद रखने का है। अच्छा सर, नेक्स्ट है, अब ये इंसान पता है क्या कर रहा है, ये इंसान बेचारा लोन ले चुका हायर एजुकेशन के लिए, वो वाला मिल गया। ये इंसान क्या कर रहा है, कहता है यार मेरे पास में ना मकान ही नहीं है, मकान नहीं है, मुझे एक मकान चाहिए। और ये मकान पता कौन सा मकान है, ये गरीबों का मकान है, ये डिडक्शन गरीबों की डिडक्शन है। सर क्यों कह रहे हो ऐसा, हाँ अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। इस इंसान के पास, बेचारे के पास मकान नहीं है, ये मकान लेना चाहता है, ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेना चाहता है, ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेना चाहता है। और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेने के लिए इन भाई साहब ने कोई लोन अप्लाई कर दिया है, ठीक है सर। और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट ये हर साल पे कर रहा है, उसकी लोन की, ये उस लोन के ऊपर पे किए गए इंटरेस्ट की ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है, किसमें, सेक्शन 80EE के अंदर, ठीक है। किस चीज के ऊपर लोन है, कार लोन है क्या, नहीं सर, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया इसने, उसका इंटरेस्ट पे किया है, तब वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अच्छा सर, अब जरा लोन की बात कर लेते हैं, अब जरा हाउस प्रॉपर्टी की बात कर देते हैं। सर ने क्यों गरीब बोला, इस बात को समझ लेते हैं। सर देखिए बात सुनिए, ये जो हाउस है ना, ये हाउस इसका 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। घूम करके देख लो 50 लाख रुपए में दिल्ली के अंदर कौन सी हाउस प्रॉपर्टी मिल रही है। सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम सतपुड़ा के जंगलों में लेंगे, वहां पे अच्छी खासी जमीन मिल जाएगी 50 लाख रुपए में, अलग बात है, ठीक है जी।
तो हम कहते हैं 50 लाख से ज्यादा इसकी हाउस प्रॉपर्टी महंगी नहीं होनी चाहिए, इसका लोन जो है 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, 35 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक सर। अच्छा यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मैं जरा खंडन करता हूं। हाँ सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, अभी बताता हूं। हैज बीन सैंक्शनड, कभी कभी लोन अप्रूव तो हो जाता है लेकिन मिलता थोड़े टाइम बाद में। और यहां पे है ना सैंक्शन का जो क्या नाम है वो दिया हुआ है ना फाइनेंशियल ईयर, वो दिया हुआ है 16-17। वो क्या दिया हुआ है सर, 16-17 दिया हुआ। तो सर फिर हमारे लिए तो ये है ही नहीं डिडक्शन, ये डिडक्शन तो हमारे लिए, हमारे को पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं भाई, मैंने आपसे ये कहा कि आप लोन लेकर के आए थे 16-17 में। सर 16-17 में आपने उसको पे तो नहीं कर दिया होगा ना। तो जिन जिन लोगों ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिन जिन लोगों ने 16-17 के लिए हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया है 16-17 में, जिस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर नहीं है, जिस लोन की वैल्यू 35 लाख से ऊपर नहीं है, ऐसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन क्या वो ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने तो लोन के अमाउंट का ईयर फिक्स किया है, डिडक्शन का नहीं किया कि ये डिडक्शन 16-17 के लिए थी, ऐसा सोच लेते हैं कई लोग। बताओ ठीक है जी। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं सर लोन सेक्शन हो। अच्छा जी, सैंक्शन का मैं जरा मतलब बता दूं आपको। अप्रूव हो गया लेकिन मिला 1 महीने बाद, तो सैंक्शन होना पता किसको कहेंगे? जब से हमारे हाथ में आए उस डेट से मानेंगे हम। याद रखोगे ना, याद रखोगे ना? Yes, बोलो sir. हाँ। Yes. हाँ ठीक Yes, है sir. चलो। अच्छा जी, तो देखो मैंने यहाँ क्या कहा था, क्या कंडीशन है, इस इंसान के पास अपना घर नहीं होना चाहिए, बेचारा गरीब आदमी होना चाहिए। ठीक है सर। और लोन लेने गया वो हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लोन 35 लाख से कम है, हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख से कम है, इंटरेस्ट पे कर रहा है वो, और इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसके ऊपर वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है अंडर सेक्शन 80E के अंदर, जिसका मैक्सिमम अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, एक बारी मेरी बात सुनो। सर मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन ले लिया, लोन का अमाउंट था 35 लाख से कम, हाउस प्रॉपर्टी का अमाउंट था 50 लाख से कम, और इस हाउस प्रॉपर्टी में मैंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद खुद रहना शुरू कर दिया। क्या इसको इंटरेस्ट ऑन लोन को हमारी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर सेक्शन 24B में नहीं आना चाहिए? Yes sir, आना चाहिए। आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। तो सर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हाँ ये जो डिडक्शन है 80E की, ये उसके ऊपर है जो डिडक्शन आपको सेक्शन 24B में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दी जा रही है। अच्छा सर इसका मतलब आपने ये बोला कि दोनों हाथों में लड्डू? हाँ मैंने यही बोला, दोनों हाथ में लड्डू। ठीक है जी। तो पहले एक लड्डू किस में मिलेगा? सेक्शन 24B में मिलेगा। देखो ये क्या लिखा, डिडक्शन इज ओवर एंड अबव डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। ठीक है जी। तो कैडबरी लड्डू शॉट्स वो क्या आते हैं मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मन में दूसरा लड्डू फूटा, ये दूसरा लड्डू है। पहला लड्डू कौन सा है? पहला लड्डू वो है सेक्शन 24B, उसके ऊपर मिलेगा। अच्छा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर कोई लिमिट होती है अनुज? क्या होती है यार? सर अगर 1999 से पहले लिया तो ना 30,000। कंडीशन नहीं पूछी मैंने, रिस्ट्रिक्टेड अप टू सर 2 लाख तक की होती है। 2 लाख तक होती है, और अगर कुछ ना लिखा हो तो 30,000 होती है ना सर? यस सर। डन सर डन। अच्छा हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा अब ये क्वेश्चन है ना, ये मस्त क्वेश्चन लिखो, इसके ऊपर ना टिक मारो अपनी बुक के अंदर, लिखो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, हमें इससे ही समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? मिस्टर ए ने परचेज किया एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस एट द रेट 45 लाख। 55 के लिए होती तो सर ये सेक्शन से आउट हो जाता। ठीक है सर। 45 लाख की खरीदी इसने 1/4/2017 में। 16-17 में खरीदी है क्या? बोलो 16-17 में खरीदी है क्या? यस।
सर 16-17 में खरीदी है क्या? बोल नहीं रहे हो नो सर। तो No, फिर sir. अलाउड नहीं होना चाहिए ना। बट सर लोन सैंक्शन 28 मार्च इसको 2017 जरूर का बोलना है बीच में, इसको जरूर बोलना है बीच में। मैंने तो ये बोला, मैंने कहा भैया कहने का मतलब है कि हाउस प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, इससे इसकी डेट नहीं बोली थी मैंने किसकी डेट बोली थी? लोन सैंक्शन होने की। सैंक्शन वर्ड बोला था ना, सैंक्शन वर्ड बोला था ना। तो यहाँ Yes, पे ना sir. कई बच्चे पहले ही कंफ्यूज हो Yes, जाते sir. हैं, है ना। वरना मेरी बात समझ में आई गुड़िया कि ये सैंक्शन की डेट ये थोड़ी है। अब उसने मेरे को कोई Yes, चैट sir. में कुछ बोला है शायद, अनुज। अरे नहीं यार, मैं सॉरी कहने के लिए थोड़ी ना कह रहा था तेरे को यार, कैसी बातें करता है तू, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। अपने गाल खींच ले ऐसे करके, ऐसे मत बोला कर यार, मैं सॉरी थोड़ी ना कहलवा रहा हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि क्या नाम है, मुझे मालूम है तेरे को आंसर पता होगा। तो क्या नाम है, यहाँ पे है ना हम क्या कहते हैं सर, लोन के सैंक्शन होने की डेट देखनी है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदने की नहीं लेनी। और ऑब्वियस सी बात है सर, पहले पैसा मिलेगा तभी तो इन्वेस्ट करूंगा ना। अच्छा सर, चलो आगे चलते हैं। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही टुक लोन एज ऑन लोन ऑफ रुपीज 35 लाख रुपए बच गया। बॉर्डर लाइन पे है ये, 35 से ऊपर ले लेता ना बेटा तो फिर दिक्कत आ जाती इसको। जिसका की रेट था कितना, 11%, बैंक ऑफ इंडिया से ले लिया इसने, ठीक है जी। ऑन सेम डेट लोन वाज सैंक्शन ऑन 28 मार्च 2017। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसने अपने पास में मतलब ये जो बैंक से लोन इसने क्या नाम है लिया था, उसकी इसने सैंक्शन इसका कब हो गया था सर? 28 मार्च 2017 को ही इसका सैंक्शन हो चुका था, ठीक है। तो ये 16-17 के अंदर आ गया, 16-17 के अंदर आ गया, ठीक है सर। कंप्यूट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE फॉर असेसमेंट ईयर 19-20। अच्छा, और इसके पास में कोई और हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो उसको डिडक्शन दे देंगे सर 2 लाख रुपए तक की। क्यों 2 लाख रुपए की तक दे देंगे? 35 लाख के ऊपर 11% सर 3,85,000 बनता था। इसको क्या करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए सर कि पहले तो डिडक्शन ले ले, ये किसमें, 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले ले सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे। जैसा कि अनुज ने अभी बताया था कि सर मैक्सिमम लिमिट 2 लाख होती है या 30,000 होती है, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि क्या नाम है, अगर पूरी करते हैं तो 2 लाख तक मैक्सिमम लिमिट जा सकती है। तो 3,85,000 3,85,000 में से 2 लाख रुपए तो इसने सेक्शन 24B के अंदर ले लिया। और उसके बाद में सर जो रिमेनिंग अमाउंट बचा, कितना रिमेनिंग अमाउंट बचा ये देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE 185, 385 में से 2 लाख गए तो रिस्ट्रिक्शन कितनी थी इसके ऊपर, रिस्ट्रिक्शन कितनी थी इसके ऊपर, 50,000. 50,000। तो रिमेनिंग अमाउंट को वो कहां ले लेगा, 50,000 रुपीज में ले लेगा। सर ऐसा क्यों किया इसने? अगर वो इसको लेता ही नहीं 24B को तो क्या होता, तो उसका नुकसान हो जाता, उसका नुकसान हो जाता। अगर सिर्फ वो डिडक्शन ही ले लेता, 24B नहीं लेता, तो उसके मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स कितना होता, सिर्फ 50 होता। और अब कितना हो रहा है, 250 हो रहा है। तो ये बेनिफिट है उसकी, टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। अच्छा जी, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट डिडक्शन जो है ना हमारी वो है 80EEA। ये बुक में लिखी नहीं हुई, इसको आपको लिखना पड़ेगा अलग से। ये किसके लिए है सर? जैसे 80EE के अंदर था जो चीजें, सिमिलरली वो सबके सब है यहाँ पे। बस यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया, 50,000 से बढ़ करके 1,50,000 हो गया। और वहां पे हमने क्या बोला था, हमने बोला था ना हाउस प्रॉपर्टी की कीमत नहीं होनी चाहिए 50 लाख से ज्यादा। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की एसडीवी जो है वो 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही है। अब आप देख सकते हैं इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल एसएससी कौन है, रेजिडेंशियल या फिर नॉन रेजिडेंशियल, रेजिडेंट कोई भी, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कोई भी। कहां से लोन लेना है सर? लोन लेना है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, ठीक है सर। पर्पस ऑफ लोन क्या है, हम लेना चाहते हैं एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जैसे ऊपर था 80EE में था उसी का जुड़वा भाई है ये। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अगर आपने डिडक्शन ले ली है सेक्शन 80EE के अंदर
तो आप EEA के अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अगेन यहाँ पे लोन की डेट क्या है, लोन की डेट सर पहले वाले की तरह नहीं है, यहाँ पे लोन सैंक्शन होना चाहिए कौन सी डेट से, 1/4/2019 से 21/3/2021 तक, 31/3/2021 तक, यानी कि हम कहते हैं 19-20 और 20-21, इस टाइम पीरियड के अंदर लोन आपका सैंक्शन होना चाहिए। और सैंक्शन का मतलब वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अच्छा जी, इस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की SDV 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। और जिस दिन पे लोन सैंक्शन किया जाएगा उस दिन पर्सन के पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। डिडक्शन मैंने आप लोगों को बताई, जितना उसने इंटरेस्ट पे किया या फिर ₹1,50,000 विच एवर इज लेस, और पीरियड ऑफ डिडक्शन जब तक ये लोन रीपेमेंट नहीं हो जाता, जब तक ये लोन रीपे नहीं हो जाता, दैट्स इट। मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा बिल्कुल वैसा ही है, उसका ही एक्स्ट्रा वर्जन है, सिर्फ वहां पे 50,000 था, यहाँ 45,000 है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, मतलब वहां पे हम क्या कह रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, यहाँ पे हम SDV बोल रहे हैं, ठीक सर। और दूसरा वहां पे 50,000 था, यहाँ पे 150 है। और एक और बात बोल दी कि सर वहां पे जिसने डिडक्शन क्लेम कर लिया वो यहाँ पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। और सेम पॉइंट यहाँ पे भी है कि अगर आप यहाँ की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, आप सेक्शन 24B के अंदर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद में आपके पास में एक और डिडक्शन है 80EEB, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि अभी वो यहाँ पे है नहीं, उससे आगे चले जाते हैं हम। और एक बहुत बड़ी डिडक्शन है हमारे पास में जिसका की नाम है 80G, जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चे जो है वो गलती करते हैं। आओ उसको समझ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि भाई वो किस तरीके से दी जाती है 80G। ये रही सर 80G। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डोनेशन बेस्ड डिडक्शन है, डोनेशन बेस्ड डिडक्शन है। चलो इसको जरा पेपर पे ही समझते हैं, पहले ऑन पेपर समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको भगा देते हैं यहां से, ठीक। आ जाओ जी, मेरे पास में ना कुछ डोनेशंस दी हुई हैं इसके अंदर। मैं बहुत ही उदार व्यक्ति हूं और मैं डोनेशंस देता हूं अलग अलग फंड्स में। तो यहां पे ना मेरे पास में 4 कैटेगरी बनाई हुई है, 4 कैटेगरी बनाई हुई, उसके अंदर डोनेशन दी हुई है। ये फर्स्ट कैटेगरी जो है, जितना मैं इसके अंदर अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा उसकी डिडक्शन मेरे को मिल जाएगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है ना। ये स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? यस ठीक है जी। ये एक क्लास ए है, क्लास ए के अंदर कोई डोनेशंस दी हुई हैं, जितना डोनेट करूंगा ना उसका 100% मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। ओके सर। फिर क्लास बी दी हुई है, उसके अंदर कोई डोनेशंस दी हुई हैं, जो भी अमाउंट मैंने डोनेट किया है उसका 50% अमाउंट मैं क्या कर सकता हूं, डोनेशन का 50% अमाउंट डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं 50%, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कितना कर सकता हूं, इस केस में 100%, इस केस में 50%। अब एक सी है, उसके अंदर मैं डोनेशंस देता हूं, तो मैं वहां पे 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। मतलब जितना मैंने डोनेशन दिया और जितना मेरा क्वालिफाइंग लिमिट है उसका 100%, उन दोनों का जो भी अमाउंट हमारे पास में लोअर है, लोअर ऑफ 100%, जितना डोनेशन दिया और सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट तक। अच्छा सर, इसका मतलब ये क्वालिफाइंग लिमिट हमें देखना पड़ेगा। हाँ सर, क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या है? क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब है हमारी 5 हेड्स की इनकम। कौन से 5 हेड्स होते हैं हमारे पास में?
सर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हमारी 5 हेड की ग्रॉस टोटल इनकम है। उसमें से हमारे को लेस कर देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ये क्या है सर? सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ये क्या है सर? हमने कैपिटल गेन पढ़ा। कैपिटल गेन के अंदर अगर इक्विटी शेयर्स के सेल परचेज होने पे जिनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड होता था, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो अंडर सेक्शन 111A के अंदर आता है। हम उस अमाउंट को यहां से लेस कर देंगे। अच्छा सर, और क्या लेस करना है? सर हम लेस कर देंगे यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का, 112A का। अब सर ये क्या है? सर वही शॉर्ट टर्म जो था उसको अगर हम लॉन्ग टर्म में, यानी कि किसके ऊपर है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन द सेल ऑफ इक्विटी शेयर, जिसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड था, तो वो आ जाता है किसके अंदर? 112A के अंदर। वो भी हमें डिडक्ट कर देना है। अच्छा सर, फिर हमें लेस करना है क्या? सारी डिडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एक्सेप्ट 80G। क्यों? क्योंकि भैया 80G निकालने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, तो सारी डिडक्शन क्वेश्चन के अंदर जितनी भी डिडक्शन दी हुई होंगी ना, वो भी माइनस कर। अच्छा, यहां पे एक चीज और लेस करनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सिंपल वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी जो 112 के अंदर आता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने माइनस कर दिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला हमने माइनस कर दिया। लिखे हुए होंगे क्वेश्चन के अंदर, हमने माइनस कर दिया। और माइनस कर दिया क्या? ऑल डिडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर एक्सेप्ट 80G। तो ये निकल करके आती है सर हमारे पास में एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये निकल करके आती है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और सर इस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या है हमारा? सर क्वालिफाइंग लिमिट है। ओ माय गॉड, मतलब सर मेहनत करने के नंबर मिलेंगे यहाँ पे। क्वालिफाइंग लिमिट हमें डिफाइन की हुई है, क्वालिफाइंग लिमिट निकालेंगे, उसका 10%, सॉरी क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकलती है? ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का, माइनस करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का, और सारी की सारी डिडक्शंस लेस करनी है, ठीक है जी। अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। तो हमारी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, और उस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% जो है वो क्वालिफाइंग अमाउंट होता है। अच्छा सर, टेंशन मत लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अभी तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं और जाने दूंगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी सर, ठीक है। एक हमारे पास में है सर डी टाइप की हमारे पास डोनेशन है। वो जो भी अमाउंट होता है उस केस में हम क्या लेते हैं? लोअर ऑफ 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और क्वालिफाइंग लिमिट कैसे आती है ये हमने देख लिया। पहले मेरा आपसे सवाल, ये सारा कुछ आपने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है जी।
अभी आपके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन आ चुका है, 101% आ चुका है, 101% आ चुका है कि सर ने हमें यह बताया है कि लोअर ऑफ 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन और सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा। मैंने क्या लिखा है और ये कैसे निकल करके आएगा, इस चीज को हम क्या लिखेंगे, एक प्रैक्टिकल के साथ में देखेंगे, एक प्रैक्टिकल के साथ में देखेंगे। क्योंकि हमें ना आदत पड़ी हुई है, हम क्या बोल देते हैं, जब हम कह देते हैं ना सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, इसका मतलब हमने क्वालिफाइंग लिमिट को अपर कैप लगा दिया। ना ना ना, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सर फिर कैसा है, अभी पता लग जाएगा कैसा है, अभी पता लग जाएगा कैसा है। ठीक है, इतनी बात हमने नोट कर ली। अब कैसा है और कैसे निकालेंगे, हमारे को ना मतलब टीचर्स पता क्या पढ़ाते हैं, टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि ये जो है ना इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, मतलब आप इनको याद करो, आप इनको याद करो, और इसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि 50%, 100% और इन चीजों के ऊपर ना बच्चे देते हैं। बच्चा पूरे टाइम पे है ना इन डोनेशंस के अमाउंट के नाम रट्टे मारने में लगा हुआ होता है, भूल जाता है निकालनी कैसे डिडक्शन। अब उसको ये तो याद रह जाता है कि 100% में आता है, 50% में आता है, ये 100% विद क्वालिफाइंग लिमिट में आ जाता है, ये 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट में आ जाता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि सर इसका ट्रीटमेंट कैसे करो। अभी ट्रीटमेंट सीखना है हमारे को इस चीज के ऊपर अभी मैं जोर नहीं दे रहा हूं कि सर ये इनके नाम क्या है, कौन कौन सी डोनेशंस है। नहीं सर, मुझे नहीं याद करानी अभी आप, मुझे नहीं याद करानी आपको कि ये कौन कौन है। मैं खुद बताऊंगा आपको कि 100% वाली है, ये 50% वाली है, ये 100% क्वालिफाइंग लिमिट के साथ है और 50% क्वालिफाइंग लिमिट के साथ में। आप कुछ नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे नोट्स में अभी अपने पास झांकने की कि वो अमाउंट चेक करूं। ठीक है सर, आ जाओ जी यहाँ पे, आ जाओ जी यहाँ पे। ये देखो मैं इन सबको भगा रहा हूं यहां से, मैं इन सबको भगा रहा हूं यहां से, मैं आ रहा हूं सीधा अपने प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर। मजेदार क्वेश्चन ऊपर लिखना है सर, मस्त क्वेश्चन, MAAAST क्वेश्चन, और इसको एग्जाम में जाने से पहले हमें चेक करके आना है, मतलब हम इसको चेक करके जाएंगे। इस क्वेश्चन को जब तक हम एग्जाम में जाएंगे उससे पहले करके जाएंगे अपने पास में। ठीक है सर, डन, हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसका मतलब यही है। चलो सर पहले शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर शिवा जिसकी की एज 58 साल है, 58 साल है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है सर, 7,75,000 है, और उसकी क्या नाम है, इनकम है कहां से, सैलरी से और हाउस प्रॉपर्टी से, और उसने ये इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहले हमारे पास में इन्वेस्टमेंट है सर, प्रीमियम पेड टू लाइफ इंश्योरेंस फॉर ऑफ द लाइफ ऑफ मेजर डॉटर एज ऑन 1/4/2018, जिसके अंदर सम एश्योर्ड था 1,80,000 और 20,000 रुपए इसने प्रीमियम पे किया। बताओ सर कौन सा सेक्शन, सर सेक्शन 80C। कितने तक, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि कितने तक, 18,000 रुपए तक। आप लोगों के जवाब चाहिए मुझे, यस सर। ठीक है ना। मैं Yes, गलत sir. लिख दूंगा और आप हाँ बोलोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, जानबूझ के गलत लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली डिडक्शन 80G नहीं है, 80C है, तो मुझे बताना है आप लोगों ने। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ, हाँ जी अलाउड है, स्पाउस, हाँ जी अलाउड है। बोलो जी किस में आता है सर, 80D के अंदर आता है। ये 80D के अंदर मैक्सिमम लिमिट कितनी थी इसकी, 25. 25,000। 25 थी। ये कहां तक जा रहा है, ये 26 तक जा रहा है, 25 देंगे सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं, ये दो हो गए। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G। अब इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी कि लिखा हुआ है 80G, 50,000 बाय वे ऑफ चेक। अब ये मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं कि ये 100% डिडक्टेबल है 80G के अंदर, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि मैंने आपकी हेल्प की ना, ठीक है, ये बात यहीं पे खत्म हो गई कि अच्छा सर हमें पता लग गया अभी क्वालिफाइंग लिमिट का पॉइंट इसके अंदर है नहीं, तो हमारे को क्या पता लग गया कि 80G के अंदर ये 100% आने वाला है, 100% आने वाला है। ठीक सर, 50,000 रुपए का 50% है वो, 50%, सॉरी 50% के अंदर।
50% वाली लिस्ट। फिफ्टी परसेंट, ठीक है जी। LIC पेंशन फंड, बोलो सर कौन सी डिडक्शन दे दूं इसको? सर मिल बोलो। जाएगी। 80CCC वाली। 80CCC दे दो सर। कितनी दे दूं? 60,000 पूरा दे दूं या कुछ कम कर दूं? तो पूरा 60,000 मिल जाए। पूरा दे दो सर 60,000। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 बाय वे ऑफ चेक। तो ये 80G के अंदर आता है सर, मैं बता रहा हूं, और ये 100% के लिए एलिजिबल है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है सर। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 25,000 बाय वे ऑफ चेक लिखा हुआ है, बाय वे ऑफ चेक लिखा हुआ है, तो ये भी 80G के अंदर आता है, ये भी 80G के अंदर आता है सर। 50% के लिए। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 40,000 रुपए बाय चेक, ये आता है सर 100% में सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अच्छा सर। और डिपॉजिट इन पीपीएफ, डिपॉजिट इन पीपीएफ 1 लाख रुपए किस में डाल दूं सर? 80C में डाल दूं? यस सर 80C। तो बोलते क्यों नहीं हो? कितने के लिए? 1 लाख पूरा। पूरा 1 लाख। 1 लाख के लिए, क्योंकि सर 80C में ऑलरेडी 18,000 है, 1.5 लाख की अपनी लिमिट होती है। ठीक, एक बार लिख लो इस चीज को पूरे को। यहाँ पे 80G के 4 अमाउंट दिए हुए, एक बार चेक करना। 1 2 3 4, हाँ ठीक है, हो गया सर। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन एक हमारे पास में 80G का। डोनेशन टू पब्लिक नेशनल चिल्ड्रन फंड मेरे पास में कहा लिखा है? हाँ जी बच्चों, जरा इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन करना, इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन करना। ये जो थर्ड पॉइंट था ना, डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G, इसमें 1,50,000 कर लेना, 1,50,000 बाय वे ऑफ चेक। और यहाँ पे हम लिखेंगे सर 50%, ये आता है 50% 80G के अंदर सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। और उसके बाद में यहाँ पे ये 2 चीजें और ये तीसरी चीज दी हुई है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हमारे पास में ग्रॉस टोटल इनकम कितनी थी सर? 7,75,000 थी, ठीक है ना बच्चों? 7,75,000 रुपीज हमारे पास में ग्रॉस टोटल इनकम थी। और मुझे यहाँ पे कहीं भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, 112 वाला और 112A वाला कहीं दिखाई नहीं दिया, मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेरे को बाकी डिडक्शंस दिखाई दी हैं। तो बाकी डिडक्शंस को मैं पहले एडजस्ट कर देता हूं। बाकी डिडक्शन को मैंने एडजस्ट किया, जो जो मैंने अमाउंट लिखे हुए थे उसके हिसाब से मेरी ग्रॉस टोटल इनकम थी सर 7,75,000। और जो जो हमने अमाउंट लिखे हैं वो हमने ऐसे लिखे हैं। पीपीएफ के अंदर हमने पैसा डाला, 80C की डिडक्शन मिलेगी, अभी देखा था 18,000 रुपए सम एश्योर्ड के 10% तक रिस्ट्रिक्टेड था। ओके सर। इसके बाद में 80CCC के अंदर हमारे को डिडक्शन मिली पेंशन की 60,000, और हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई सेक्शन 80C के अंदर? इसको CCC लिखना बेटा, ये 80CCC है, ये यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो टोटल कितनी हो गई? 1,18,000 हो गई, और साथ में मैंने उसको 178 कर दिया,
तो इसको ना आप ऐसे लिख लो, टोटल इन्वेस्टमेंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCE। ठीक है बेटा, क्योंकि हमें CCE जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है ना कि इन तीनों को मिलाकर के 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। यस सर। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड अप टू 1.5 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, CCE फिर इधर नहीं लिखना चाहिए, ये असल में ना यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर हो गया, इसको CCD को काट के ना नीचे कर लो, बस इन दोनों की जगह ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, लेकिन फाइनल डिडक्शन हमारे को 1.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलती, ऐसा हमें CCE कहता है। अच्छा सर, अब हमारे पास में डिडक्शन है 80D की, वो कितना था सर? हमने कुछ अमाउंट पे किया था जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, प्रीमियम का कितने तक? 25,000 रुपीज तक। जाने कितना किया था ऊपर मैं बता चुका हूं, वैसे कितना किया था? 25 ही किया था। यस सर 25। कहाँ गया ये रहा, हाँ 12 और 14 26 किया था, लेकिन 25 तक वो रिस्ट्रिक्ट था। यस सर। ठीक है सर, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हमारे को करना है सर 80G। 80G की डिडक्शन निकालनी है, वो कैसे निकलेगी वो अब आप ध्यान देंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारे सेक्शन के अंदर आया है। सबसे पहले तो हमारे को ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेनी है। अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम भी नहीं निकालनी है हमें, पहले ग्रॉस टोटल इनकम नहीं निकालनी। हमने जो 50% और 100% वाले फंड्स की बात की, नेशनल चिल्ड्रन फंड, इसके अंदर मैंने ऊपर लिखा सर 100% मिलेगा, 25,000 का 100%, 100%। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 25,000 का 50% मिलेगा, 12,500 हो गया। ठीक है सर, अब ये थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर की मैं आपका कंसंट्रेट, जिसका ऊपर की आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, कंसंट्रेट करना है इसके ऊपर। क्या लिखा था वहां पे ये लिखा था 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। यहां पे अभी भी यही लिखा हुआ है 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। सर अब मेरे को चाहिए क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकल करके आती है? मेरे को GTI मिलेगी 7,75,000, उसके अंदर से मैंने 80 CCE की डिडक्शन दे दी 1.5 लाख रुपए और माइनस 80D की दे दी, तो 6 लाख रुपए मेरे पास में एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम बच गई। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% मेरा क्वालिफाइंग लिमिट है, तो क्वालिफाइंग लिमिट कितना है सर? 60,000 रुपए। अब मैं क्या कहता हूं? अब मैं ये कहता हूं इसने अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट किया था सर? 40,000 रुपीज, और इसका 100%, एक तो ये ले लो, और साथ में क्वालिफाइंग लिमिट कितनी थी सर? 60,000 रुपए थी, 60,000 थी ना, उसका 100% ले लो, विच एवर इज लेस। तो कौन सा लेस है सर? 40,000 लेस है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, है कोई? नो सर। सबकी आवाज नहीं आई मेरे को? नो सर। ठीक है जी। अब आगे में हमारे पास में क्या है, कहता है पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके अंदर की इसने 1.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया। अब हमारे को क्या करना है? हमारे को ये करना है 50% टू सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है सर, हम कर देते हैं। पहले तो मेरी क्वालिफाइंग लिमिट बची कितनी थी जरा बताओ, कितनी एग्जॉस्ट हो चुकी है? 40,000 एग्जॉस्ट हो चुकी है ना 60 में से। तो हम कहते हैं 1,50,000 का 50%, वो कितना हुआ? 75,000। और क्वालिफाइंग अमाउंट का 50%, क्वालिफाइंग अमाउंट कितनी बची है सर? 20,000 बची है। 20,000 कैसे बची है सर? 60,000 थी, 60,000 में से 40,000 तो एग्जॉस्ट हो चुकी है ना ऑलरेडी। दो बारी ब्रह्मास्त्र थोड़ी ना चलता है, और जितना चल चुका उतना चल चुका, अब 20,000 का और चलेगा। तो 20,000 का 50% कितना होता है सर? 10,000, विच एवर इज लेस। लेस क्या है? 10,000। तो हमारे पास में टोटल अमाउंट कितना आ गया डिडक्शन का? 87,000 रुपीज। 87,000 रुपीज हमारा अमाउंट आता है 80G के अंदर। जिसको भी समझ में ना आया हो
वो पूछ ले। बस ध्यान में बात ये रखनी है कि एक बारी एग्जॉस्ट हो गई क्वालिफाइंग लिमिट पूरी की पूरी, जो कि 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। यहां पे कितनी एग्जॉस्ट हो गई थी? यहां पे 60 में से 40 एग्जॉस्ट हो गई थी, 20 रह गई थी। 20 का 50% लेना है, जो कि 10,000 बनेगा। 75,000 अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड का लेना है, 50% बनता है जो, यानी कि 1,50,000 का 50% 75,000, दोनों को कंपेयर करना है 10,000। ठीक सर? अब Yes, देखो, अब देखो, अब मैं कहता हूं कि अब आपकी बातें दिमाग में आ गई होंगी। अब हम इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है सर ये है ना, ये सेक्शन बना है सर कंट्रीब्यूशन करने के लिए, डोनेशंस के अंदर डोनेशन देने के लिए है, डोनेशन देने के लिए, और डोनेशन दी जाएंगी इन फंड्स के अंदर। पहले हम क्या कहते थे? पहले हम कहते थे कि डोनेशन दी जा सकती हैं, डोनेशन दी जा सकती हैं कैश में 10,000 रुपए तक। लेकिन अब हम क्या कहते हैं? डोनेशन देंगे कैश में तो 2,000 रुपए तक, और अगर 2,000 से ज्यादा डोनेशन देनी है तो एनी मोड अदर देन कैश। ठीक है सर? डोनेशन काइंड में दोगे तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आपने क्या कर दिया, कोई गिफ्ट पहुंचा दिया, ठीक है जी, तो कपड़े लत्ते इस तरीके की डोनेशंस भी होती हैं, तो हम उसको नहीं लेते, उसको डोनेशन कंसीडर नहीं करते। डोनेशन कभी भी हो सकती है। डोनेशन कैन बी फ्रॉम अर्लियर ईयर्स इनकम, या फिर एग्जम्प्टेड इनकम से भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालना है ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और डिडक्शन को कैटेगरी किया गया, कैटेगराइज किया गया है 4 श्रेणियों में, 4 क्लासेस में, ए बी सी डी। और ए बी सी डी के अंदर क्या आता है? वो ये आता है। क्या है ये सर? ये सारी की सारी डोनेशंस, ये सारी की सारी डोनेशंस, ठीक है जी, 100% में आती है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, यानी कि इसके ऊपर क्वालिफाइंग लिमिट नहीं देखनी है अपने को, ये सारी की सारी। ठीक है जी, इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूं, शायद एक छपी हुई ना हो तो मैं आपको लिखवा दूंगा। नेशनल चिल्ड्रन फंड, हाँ लास्ट दिया हुआ है ना बेटा। एक और लिख लो इसके बाद में, यहां पे एक और लिखो जरा, यहां पे एक और लिखो, लिखना जी, प्राइम मिनिस्टर, लिखो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसको आप लिख लो विद इन ब्रैकेट पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड। प्राइम मिनिस्टर, रिपीट कर दो। कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड। मैं दोबारा बोल देता हूं, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। अभी तक का एक ही है, यहां पे ऐसा फंड एक ही है, पीएम केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, जो अभी अभी रिसेंटली बनाया गया था। अमेंडमेंट के अंदर इसको भी बीच में इंक्लूड कर लिया गया इस लिस्ट में। यानी कि आप इनमें अगर डोनेशन देते हैं तो आपका 100% डोनेशन डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, अगर आप इनके अंदर डोनेशन देते हैं कैटेगरी बी में, तो आपका डोनेशन 50% डोनेशन के लिए, डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, 50% के लिए एलिजिबल है। सी कैटेगरी में अगर आप देते हैं तो आपका 100% डोनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, और वो कैसे काम करती है हमने अभी देखा। डी कैटेगरी में 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है जी, अब आपको ज्यादा बड़ी लिस्ट कौन सी लग रही होगी? ये 100% वाली। नेहरू गांधी परिवार को छोड़ करके जो भी फंड्स आते हैं ना, वो 100% की कैटेगरी में आते हैं। चाहे तो देख लो, नेहरू गांधी परिवार को छोड़ करके, नेहरू गांधी परिवार तो याद है ना? यस सर। तो नेहरू गांधी परिवार सबको मालूम है, चाचा नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी,
इनके नामों पे जितने भी है ना, उनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे 100% हो गया यार। यस सर। अच्छा जी, वहां पे लिख लो एक्सेप्ट नेहरू गांधी फैमिली, ये 100% के अंदर आते हैं। बाकी नेहरू गांधी परिवार किस में आते हैं सर? 50% के अंदर आते हैं। ठीक है सर, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछने का है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर Okay. बंद करते हैं, खत्म करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir.